Hello dear students, as usual I am Navneel God from Tagore School Parbatsar and we are studying our social studies book of class 7th in this video. Dear students, as you know we are studying our second lesson of history part of this book. इस बुक का जो हिस्ट्री का जो पार्ट है उसका सेकंड लेसन हम लोग इन दिनों स्टडी कर रहे हैं विच इज जो कि है न्यू किंग्स एंड किंगडम्स, नए राजा और उनके राज्य। तो हम लोगों ने इस लेसन के स्टार्टिंग में राजपूतों के बारे में पढ़ा, फिर ये भी हमने स्टडी की कि बहुत सारे छोटे छोटे रियासतों के राजा थे, वो सारे ही राजपूत जो क्लैन यानी वंश थे, एक तरह से आपस में उनका युद्ध चलता रहता था। और इसी बीच भारत में तीन बड़ी ताकतें लगभग 300 सालों तक रही, जिसमें प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूट रहे। ये त्रिपक्षीय संघर्ष इनके बीच में होता रहता था और बाद में फिर इनके 300 सालों तक 200 ईयर्स तक इनके बीच में युद्ध चला और इससे ये वीक हो गए और जो गढ़वाल है वो उन्होंने फिर कन्नौज पर कब्जा कर लिया। ये सारी चीजें हमने पढ़ी। प्रतिहारों के बारे में हमने पढ़ा कि बाहर के कुछ लोगों ने भी उनके बारे में लिखा। राजा भोज उसमें महान राजा हुए, उन्होंने सिल्वर कॉइन्स चलाए। और इसके बाद में हमने पाल्स के बारे में पढ़ा कि पाल जो थे वो ईस्ट साइड में पाल्स का साम्राज्य था और उन्होंने विक्रमशिला जो यूनिवर्सिटी है उसको बनवाया। और बिहार में आज भी है ये भागलपुर डिस्ट्रिक्ट में आज भी उनकी बनवाई हुई यूनिवर्सिटी के रिमेन्स हैं यानी अवशेष हैं। और उसके बाद में हमने राष्ट्रकूटों के बारे में पढ़ा कि राष्ट्रकूट वंश भी बड़ा महान वंश रहा। उसमें अमोघ वर्ष नाम के एक महान राजा हुए और 200 वर्षों तक इन्होंने राज्य किया। इन्होंने नॉर्थ में प्रतिहारों से ये इनका स्ट्रगल चलता रहा और ईस्ट में पाल्स के साथ में इनका स्ट्रगल चलता रहा। इसके साथ में हमने स्टडी की एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में कि जो किंग होता था उस समय वो एक तरह से हेड होता था मिलिट्री का भी और एडमिनिस्ट्रेशन का भी, यानी सेना का भी वो प्रमुख होता था और एडमिनिस्ट्रेशन यानी प्रशासन या शासन का भी वो प्रमुख सेंटर होता था। तो किंग की जो पोजीशन होती थी वो सबसे मेन होती थी। फिर हम लोगों ने द किंग पढ़ना स्टार्ट कर दिया था और यहाँ पर हमने पढ़ा था कि वो जो किंग्स होते थे उस समय में वो अलग अलग जो टाइटल अडॉप्ट करते थे यानी उपाधियां धारण करते थे। महाराजा धीराज है और त्रिभुवन चक्रवर्ती है, इस तरह की जो टाइटल है वो अडॉप्ट करते थे। और यहाँ पर यह भी बताया गया था कि उनका जो एल्डर सन होता था राजा का, जो बड़ा बेटा होता था, वो उनको सेवानिवृत्त करता था। तो ये सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं और अभी पॉइंट वही चल रहा है द किंग वाला ही। तो यहाँ से आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं द किंग यानी किंग के बारे में, राजाओं के बारे में ही हम लोग स्टडी कर रहे हैं। 1 पैराग्राफ हम कर चुके हैं और आइए अब स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ इसी पॉइंट में से द किंग। तो किंग्स के बारे में ही हम लोग स्टडी चल रही है अभी अपनी रेगुलर। फॉर वेरियस रीजंस, कई कारणों के लिए द किंग स्टार्टेड ग्रांटिंग लैंड, राजाओं ने स्टार्ट कर दिया ग्रांटिंग यानी प्रदान करना, लैंड यानी जमीन। कई ऐसे कारण थे, कई ऐसे रीजंस थे, कई कारण हो सकते हैं उसके, लेकिन कई कारणों के कारण राजाओं ने लैंड ग्रांट करना स्टार्ट कर दिया। यानी जमीन जो था, जमीन यानी लैंड जो थी वो दान में देना, ग्रांट करना या प्रदान करना स्टार्ट कर दिया टू सेवरल पीपल, कई लोगों को। ये एक नई चीज शुरू हो गई राजाओं के द्वारा इस समय में कि उन्होंने लैंड जो है, धरती या जमीन जो है, छोटे छोटे टुकड़े उसके या कुछ गांव, वो ग्रांट करने लगे, दान में देने लगे या भेंट में देने लगे। दीज इनिशियली इंक्लूडेड, ये जो थे इनिशियली यानी प्राथमिक रूप से इंक्लूडेड इसमें शामिल था द ब्राह्मण्स, यानी प्राथमिक रूप से इसमें कौन शामिल थे जिनको वो ग्रांट की उन्होंने लैंड्स, उसमें सबसे पहले थे ब्राह्मण। ब्राह्मणों को राजा ने जमीनें ग्रांट की थी। फॉलोड बाय लोकल चीफ, और उसी के साथ साथ में लोकल जो चीफ होते थे, गांव के जो स्थानीय जो मुखिया होते थे, उनको वो राजा
लैंड ग्रांट करते थे। गवर्नमेंट ऑफिसर्स, जो सरकारी जो अधिकारी होते थे राजा के, उनको राजा कई बार खुश होकर के और जमीन दे दिया करते थे, पट्टा दे दिया करते थे जमीन का। एंड लीडर्स, और जो ऐसे कुछ नेता होते थे ऑफ ट्राइबल क्लैंस, जो जनजातीय जो क्लैंस यानी वंश या कबीले होते थे, उनके जो लीडर्स होते थे, उनके जो नायक या नेता होते थे, उनको भी राजा लैंड ग्रांट करने लगे थे, यानी उनको भी जमीन देने लगे थे। दीज पीपल, ये जो लोग थे, वर नॉन एज भोगपतिज। ये जो लोग थे जिनको ये राजा लैंड ग्रांट करते थे, ये भोगपति कहलाते थे। भले ही उसमें ब्राह्मण हो गए, उसमें लीडर्स हो गए, उसमें गवर्नमेंट ऑफिसर हो गए, और या लोकल चीफ हो गए, ये सारे जिन लोगों को जो किंग्स लैंड ग्रांट करते थे वो सब भोगपति कहलाते थे, यानी भोग करते थे ये उस जमीन का। इन प्लेस ऑफ सैलरीज, यानी सैलरी के जगह पर, सैलरी क्या होती है? तनख्वाह। तनख्वाह की जगह पर दिस लैंड वाज प्रोवाइडेड, ये जमीन उपलब्ध करवाई जाती थी। यानी उनको तनख्वाह नहीं दे करके, सैलरी नहीं दे करके, उसके प्लेस पर, उसकी जगह पर ये लैंड वो प्रोवाइड, राजा उनको लैंड प्रोवाइड करवा देता था फॉर ए शॉर्ट टाइम पीरियड, थोड़े समय के काल के लिए, थोड़े टाइम पीरियड के लिए वो लैंड दे देता था। यानी जैसे कोई उसका सरकारी कर्मचारी है तो उसको तनख्वाह नहीं दी, सैलरी नहीं दी कि भाई 1 साल तक ये गांव है, इसको तुम्हारे पास में, अब उसमें से वो टैक्स लेता था लोगों से या किसी भी तरह से वो पैसा इकट्ठा करता था वहां से। द किंग कलेक्टेड लैंड रेवेन्यू, राजा जो था वो कलेक्ट करता था, इकट्ठा करता था लैंड रेवेन्यू, यानी जमीन का कर, टैक्स जिसको अपन कह सकते हैं। जो जमीन के ऊपर टैक्स होता था, जो लैंड रेवेन्यू होता था, वो राजा इकट्ठा करता था फ्रॉम सच रीजन्स, इन क्षेत्रों से, एंड यूटिलाइज दिस मनी, और इस धन को वो काम में लेता था टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर, कानून और व्यवस्था को बनाए रखने में वो उस धन का उपयोग करता था। विद द असिस्टेंस ऑफ आर्म्ड फोर्सेज, जो उसकी सशस्त्र सेनाएं होती थी राजा की, आर्म्ड फोर्सेज होती थी, उनकी सहायता से वो इस पैसे से लॉ एंड ऑर्डर यानी कानून व्यवस्था को मेंटेन करता था। यानी ये जो जमीन वो दे देता था, किसी को ग्रांट कर देता था, वहां से वो रेवेन्यू जरूर इकट्ठा करता था, राजस्व जिसको कहते हैं, राजकीय जो आमदनी है उसको राजस्व कहते हैं हिंदी में, इंग्लिश में रेवेन्यू कहते हैं। तो रेवेन्यू कलेक्ट जरूर करता था वो राजा उस एरिया से, और उस रेवेन्यू जो वो इकट्ठा करता था, पैसा उसके पास आता था, उससे वो आर्म्ड फोर्सेज की हेल्प से, सशस्त्र सेनाओं की मदद से, इस पैसे से वो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखता था। एट टाइम, कई बार द किंग कुड आल्सो डायरेक्ट दीज पीपल टू प्रोवाइड देयर कॉन्टिजेंट्स ड्यूरिंग द वॉर। कई बार, एट टाइम यानी कई समय ऐसे भी होते थे, द किंग कुड आल्सो डायरेक्ट, कि राजा उनको डायरेक्ट कर सके, यानी डायरेक्ट का मतलब दिशा निर्देश दे सकता था। कई अवसरों पर, कई टाइम्स पर द किंग कुड आल्सो डायरेक्ट, राजा जो है वो उनको, ऐसे जो लोग होते थे जो जिनको वो जमीन देता था, राजा जो लीडर्स होते थे, जो उसके अधिकारी होते थे, ऑफिसर्स होते थे, जिनको वो जो लैंड है वो ग्रांट करता था, तो कई अवसरों पर वो उनको डायरेक्ट भी करता था, यानी उनको निर्देश भी देता था, दीज पीपल यानी इन लोगों को, टू प्रोवाइड उपलब्ध कराने के लिए, देयर कॉन्टिफ्लैंक्स उनके दल को, ड्यूरिंग द वार यानी युद्ध के दौरान, युद्ध के दौरान जिनको उसने जमीन दी है राजा ने, उनको उनके दल के साथ युद्ध के दौरान वो बुला भी लेता था सहयोग करने के लिए। कॉन्टिजेंट्स का मतलब हो गया दल या उनका छोटी छोटी सेनाएं। तो ऐसे लोग, हिंदी में अपन इनको सामंत कहते हैं, छोटे छोटे गांवों के, 2 4 5 गांवों के या थोड़े बड़े जगह के सामंत होते थे, जो कि जिनको राजा कुछ गांव दे देता था और उन गांवों का वो
टैक्स भी लेता था राजा हालांकि, लेकिन उनके अंडर में वो रहते थे, कुछ उनको भी इनकम हो जाती थी उससे। और कभी कभी जब युद्ध होते थे तो राजा ऐसे लोगों को डायरेक्ट करता था, निर्देश देता था कि वो अपने कॉन्टिंजेंट्स के साथ में, अपने दल के साथ में वार में यानी युद्ध में राजा की हेल्प करने के लिए आए। इन नॉर्थ एंड साउथ इंडिया, उत्तरी और दक्षिणी भारत में मैनी एरियाज, बहुत सारे क्षेत्र, वर रूल्ड यानी रूल्ड यानी शासन किए गए, रूल्ड यानी शासन किए गए, बाई डिफीटेड रूलर्स, हारे हुए राजाओं के द्वारा। यानी पहले एक चीज और होती थी, जैसे मान लो किसी राजा ने किसी पर आक्रमण किया और सामने वाले को हरा दिया, तो कई बार वापस उसका राज्य उस हारे हुए को ही सौंप देते थे, लेकिन फिर वो उसके अंडर में आ जाता था। राजा कई बार उसी को वापस बना दिया करते थे, वो जीता हुआ राजा मतलब हारे हुए को, डिफीटेड रूलर यानी हारे हुए रूलर को ही वापस राजा बना देते थे कई बार। लेकिन फिर वो हारा हुआ जो था ना, वो जीते हुए के अंडर में आ जाता था, उस जीते हुए के दरबार में उसको हाजिरी देनी पड़ती थी और कुछ टैक्स भी, उसको पैसा भी देना पड़ता था टाइम टाइम पे। तो भारत में उत्तरी भारत और दक्षिणी भारत में कई ऐसे एरिया हैं जो कि रूल्ड किए गए यानी कि शासन किए गए बाय डिफीटेड रूलर्स, हारे हुए शासकों द्वारा, हु वर नॉन एज सामंत्स, जिनको सामंत कहा जाता था। यानी जो राजा हार जाता था उसी को वापस उसका राज्य दे देते थे, लेकिन बड़े राजा जो होते थे और वापस, लेकिन वो अंडर में उनको ले लेते थे, उनको हाजिरी बजाने के लिए जाना होता था और उनको टैक्स भी उनको देना पड़ता था। व्हेन ए रूलर वाज डिफीटेड इन ए वॉर, जब कोई रूलर डिफीटेड हो जाता था, हार जाता था, इन ए वॉर यानी एक युद्ध में, हिज टेरिटरीज वर रिटर्न टू हिम, उसकी जो रियासत थी वर रिटर्न्ड, वो दे दी जाती थी वापस, टू हिम यानी उसको, बट लेकिन ही वॉज नाउ रिक्वायर्ड, लेकिन अब उसको जरूरत होती थी टू अटेंड द रॉयल कोर्ट रेगुलरली, जो शाही दरबार होता था, रॉयल कोर्ट होता था, उसको रेगुलरली अटेंड करने की जरूरत रहती थी। अब उसको भले ही उसको रिटर्न कर देते थे उसका जो टेरिटरी है, लेकिन उसको अब रेगुलरली जो रॉयल कोर्ट होता था, शाही दरबार होता था, उसको अटेंड करना पड़ता था। प्रोवाइड ए कोटा ऑफ ट्रूप्स, और उसको एक यानी सैनिकों का एक जो दल होता है उसको ट्रूप कहते हैं, उस सैनिकों का एक ट्रूप उसका एक कोटा यानी एक भाग उसको प्रोवाइड करवा दिया जाता था। यानी जो जीता हुआ राजा है वो एक सैनिकों के ट्रूप का एक कोटा उस हारे हुए को प्रोवाइड करवा देता था, यानी कुछ सैनिक टुकड़ी दे देता था। पे ए फिक्स्ड ट्राइब्यूट, और उसको एक निश्चित जो एक तरह से ट्राइब्यूट का मतलब होता है एक श्रद्धांजलि, यानी श्रद्धांजलि मतलब उसको कुछ एक पेंशन देना शुरू कर देता था, एक फिक्स राशि देना शुरू कर देता था। एंड इवन गिव अवे हिज यानी कि अब जो हारा हुआ है उसको देना पड़ता था, हारा हुआ जो होता था उसको अपनी एक सेना की टुकड़ी राजा को देनी पड़ती थी, और एक फिक्स जो ट्रिब्यूट होती थी, यानी एक तरह से नजराना जिसको उर्दू में कहते हैं, हिंदी में श्रद्धांजलि, यानी श्रद्धा के हिसाब से उसको जीते हुए को एक फिक्स ट्रिब्यूट यानी फिक्स धनराशि देनी पड़ती थी। एंड इवन गिव अवे, और सामान्यतः यहां तक कि कई बार ये भी देनी पड़ती थी, हिज डॉटर, अपनी बेटी का विवाह भी, डॉटर का विवाह भी जीते हुए राजा से कई बार करना पड़ता था। टू विक्टोरियस किंग, जीते हुए विजेता किंग के साथ में, और हिज सन या उसके बेटे के साथ में। जो विक्टोरियस किंग होता था, जो जीता हुआ राजा होता था, उसको अपनी बेटी यानी डॉटर भी शादी करनी होती थी हारे हुए को, और या फिर उस जीते हुए राजा के बेटे से करनी पड़ती थी। दीज सामंत्स, ये जो सामंत होते थे, वर ऑलवेज फाइंडिंग वेज, ये हमेशा ढूंढते रहते थे रास्ते, ये सामंत हमेशा रास्ते ढूंढते रहते थे। रास्ते मतलब मार्ग यानी कि कोई उपाय ढूंढते रहते थे। एंड मीन्स यानी और साधन ढूंढते रहते थे। टू डिक्लेयर देयर इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस यानी स्वतंत्रता,
वो अपनी ये जो गुलाम बन जाते थे एक तरह से वो उस बड़े राजा के, लेकिन ये हमेशा मौका ढूंढते रहते थे कि वो अपनी इंडिपेंडेंस को यानी अपनी स्वाधीनता को, अपनी स्वतंत्रता को डिक्लेयर कर सके, यानी घोषित कर सके। यानी वो अब दबे हुए रहना नहीं। देखिए पहले तो आखिर वो राजा ही होते थे, लेकिन वो हारने के कारण से उनको बड़े राजा के अंडर में आना पड़ता था, लेकिन वो हमेशा ऐसा उपाय ढूंढते रहते थे कि कैसे हम स्वतंत्र हो सकते हैं वापस, कैसे हम अपना इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर सकते हैं, घोषित कर सकते हैं हम अपनी स्वतंत्रता को वापस। इस फिराक में वो जरूर रहते थे। एज दीज सामंत्स गेंड पावर, और जैसे ही ये सामंतों को मिलता था पावर, और जैसे ही कभी ऐसा मौका आता था इनको, जैसे ही इनको पावर मिलता इन सामंतों को, एंड वेल्थ और पैसा और धन दौलत इनको मिल जाती थी, दे डिक्लेयर्ड देमसेल्वेज, वो अपने आप को घोषित कर देते थे एज महासामंत। वो अपने आप को सामंत घोषित कर देते थे जैसे ही उनके पास पावर आ जाती थी या वेल्थ आ जाती थी। महामंडलेश्वर, महासामंत भी घोषित कर देते थे, कई बार महामंडलेश्वर भी अपने आप को डिक्लेयर कर देते थे। महामंडलेश्वर का मतलब है द ग्रेट लॉर्ड ऑफ ए सर्कल, एक सर्कल यानी क्षेत्र का महान देवता। इसका महामंडलेश्वर का ये मतलब है कि स्वामी, महान स्वामी, एक पूरे सर्कल यानी पूरे क्षेत्र का एक बड़ा या महान स्वामी, महामंडलेश्वर। महामंडलेश्वर या महासामंत वो अपने आप को डिक्लेयर कर देते थे जब कभी भी वो पावरफुल होते थे या वेल्थ उनके पास आ जाती थी। एंड सो ऑन, और इसी तरह की और भी उपाधियां वो घोषित कर देते थे। इन वन सच इंस्टेंस, इसी तरह के एक उदाहरण में, एक उदाहरण बता रहे हैं, अमंग द राष्ट्रकूटाज, जो राष्ट्रकूट वंश थे उनके बीच में, हु वर इनिशियली सबऑर्डिनेट, यानी जो कि पहले दबे हुए थे, सबऑर्डिनेट यानी दबे हुए, राष्ट्रकूटों के बीच में ही एक पहले कोई दबे हुए थे यानी हारे हुए थे, टू द चालुक्याज ऑफ कर्नाटका। कर्नाटका में चालुक्य वंश था, एक चालुक्य वंश से राष्ट्रकूट एक बार क्या हारे हुए थे, दबे हुए थे। ए चीफ नेम्ड दंती दुर्गा, उसमें से एक कोई चीफ था, एक जो नायक था, प्रमुख यानी नेता था, जिसका नाम था दंती दुर्गा। ओवर थ्रू द चालुक्य ओवरलॉर्ड, उसने हटा करके फेंक दिया हिज चालुक्य ओवरलॉर्ड, यानी उसके ऊपर का जो स्वामी था, चालुक्य वंश का जो स्वामी था, राष्ट्रकूटों के ऊपर जो चालुक्य वंश ने आधिपत्य कर लिया था। तो एक बार ऐसा ही एक दंती दुर्गा नाम का सामंत था, उसने चालुक्य अपना जो ओवरलॉर्ड था, उसके ऊपर का स्वामी था, उसको ओवरथ्रो कर दिया यानी हटा दिया था, फेंक दिया था। एंड परफॉर्म्ड ए रिचुअल, और उसने एक रिचुअल यानी कि परंपरा या रस्म उसने परफॉर्म की। उसने अपने जो जिसके नीचे वो दबा हुआ था, अपने लॉर्ड को, अपने स्वामी को उसने ओवरथ्रो कर दिया, उतार कर गद्दी से फेंक दिया, और एक रिचुअल यानी एक रस्म वो परफॉर्म की, एक रस्म उसने निभाई, कॉल्ड हिरण्यगर्भ, जिसको हिरण्यगर्भ नाम की जो रस्म रिचुअल थी वो उसने परफॉर्म की। लिटरली वास्तव में इसका मतलब है हिरण्यगर्भ का द गोल्डन वॉम्ब, यानी सोने की कोख। ऐसी कोई परंपरा या ऐसा रीति रिवाज होता होगा उस वहां पर कर्नाटक में। गोल्डन वॉम्ब इंग्लिश में अपन इसको समझना चाहें तो सोने की कोख, हिरण्यगर्भ नाम का, जो गर्भ, कोख को ही कहते हैं गर्भ, तो गोल्डन वॉम्ब जिसका अपन अर्थ समझ सकते हैं हिरण्यगर्भ, ऐसी एक परंपरा उसने फिर आयोजित की, ऐसी रस्म को निभाया और अपना जो उसका जिसके नीचे वो दबा हुआ था राष्ट्रकूट, अपने चालुक्य वंश को हटा दिया उसने। एज द ब्राह्मण्स फ्लैटर्ड, यानी जैसे कि ब्राह्मण जो थे फ्लैटर्ड यानी वो खुशामद करते थे, चापलूसी करते थे, द किंग्स राजाओं की, एंड रोट अट्रैक्टिव जीनियोलॉजीज, और वो लिखते थे अट्रैक्टिव यानी आकर्षक, जीनियोलॉजीज यानी उनकी वंश परंपरा के ऊपर। जीनियोलॉजी का मतलब था वंशावली। जैसे कि ब्राह्मण जो होते थे वो राजा की बड़ाई करते थे और उनके ऊपर अट्रैक्टिव जीनियोलॉजीज लिखते थे यानी आकर्षक
वंशावलियां, उनके वंशों के बारे में लिखते थे, फॉर देम, उनके लिए, एंड आल्सो परफॉर्म्ड, और वो ब्राह्मण परफॉर्म भी करते थे, आयोजित करते थे, वेरियस रिलीजियस सेरेमनीज, कई प्रकार के धार्मिक उत्सव वो आयोजित करते थे ब्राह्मण, और उनके राजा के जीनियोलॉजी लिखते थे, यानी उनकी वंशावली लिखते थे। द किंग्स कहाँ गया, द किंग्स देम एंड आल्सो attractive genealogies for the ceremonies. The kings provided land. हाँ, the kings provided land. राजाओं ने लैंड प्रोवाइड करवाई, यानी जमीन उनको उपलब्ध करवाई, टू देम यानी उनको, इन रिटर्न यानी बदले में। अब बदले में क्यों जमीन दी ब्राह्मणों को? क्योंकि ब्राह्मण जीनियोलॉजी लिखते थे, राजा की वंशावलियां लिखते थे, उनको फ्लैट करते थे, फ्लैटन करते थे, यानी उनको फ्लैटर्ड यानी फ्लैटर करते थे, फ्लर्टेड यानी फ्लर्ट करते थे, यानी उनकी खुशामद करते थे। इसलिए रिटर्न में, बदले में उनको लैंड, वो राजा लैंड दे देते थे, यानी कि जमीन दे देते थे। द ब्राह्मण्स वर नॉट रिक्वायर्ड टू पे, ब्राह्मणों को नहीं जरूरत थी पे यानी चुकाने की, एनी टैक्स, कोई भी टैक्स, ऑन दिस लैंड, इस लैंड पर। जो लैंड राजा ब्राह्मणों को देता था, उस लैंड पर ब्राह्मणों को कोई भी टैक्स पे करने की रिक्वायरमेंट नहीं थी, जरूरत नहीं थी। दे डिड नॉट कल्टिवेट द लैंड देम सेल्वेज, वो जो ब्राह्मण थे वो डिड नॉट कल्टिवेट यानी वो बुआई या जोतते नहीं थे, वो बीजते नहीं थे, द लैंड यानी धरती को, देम सेल्वेज यानी खुद अपने आप। जो ब्राह्मणों को जमीन मिलती थी राजा से, वो खुद कल्टिवेट नहीं करते थे, खेती नहीं करते थे ब्राह्मण खुद उस पे। इंस्टीड, बजाय इसके क्या करते थे वो, दे एम्प्लॉयड, वे काम पर रखते थे, वे कर्मचारी रखते थे या काम पर रखते थे, वेरियस लेबरर्स, कई वो मजदूरों को रख लेते थे, टू कल्टिवेट दिस लैंड, इस जमीन पर खेती करने के लिए। एंड अलोंग विद दिस, और इसी के साथ, द ब्राह्मण्स प्रोवाइडेड देयर असिस्टेंस, और इसी के साथ ब्राह्मण प्रोवाइडेड यानी उपलब्ध कराते थे, देयर असिस्टेंस यानी उनका सहयोग, इन ब्रिंगिंग न्यू लैंड अंडर कल्टीवेशन, और उनको मजदूरी पे तो रख के अपनी खेती करवाते ही थे, साथ में जो नई और जमीनें उनको उपलब्ध कराने के लिए, खेती के लिए, और वो अपना और सहयोग करते थे। एंड दस, और इस तरह, इंक्रीजिंग एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, और इस तरह वो अपना जो खेती का जो प्रोडक्शन था, जो अपनी खेती का जो उत्पादन था, वो उसको बढ़ाते थे। दीज लैंड ग्रांट्स वर कॉल्ड, ये जो जमीन की ग्रांट्स होती थी, ये जो जमीन दी जाती थी, वर कॉल्ड प्रशस्तीज, इनको प्रशस्ति कहा जाता है। किसी की प्रशस्ति यानी बड़ाई, किसी की सेवा में या किसी की प्रतिष्ठा में जब कोई चीज दी जाती है तो वो प्रशस्ति कहलाती है। तो ये जो लैंड ग्रांट होती थी, ये जो जमीन की प्रदान की जाती थी, ये प्रशस्ति कहलाती थी। दीज वर रिकॉर्डेड, ये रिकॉर्ड भी की जाती थी, यानी किसी ब्राह्मण को किसी राजा ने जमीन दी, लैंड ग्रांट की, तो इस चीज को रिकॉर्ड में लिखा जाता था, इस चीज को रिकॉर्ड किया जाता था, यानी उसको दस्तावेज बनाया जाता था इसका। ऑन कॉपर प्लेट्स, तांबे की प्लेटों पर, कॉपर यानी तांबे की प्लेटों पर इस चीज को लिख के दिया जाता था। जैसे आजकल कागज देते हैं ना, रजिस्ट्री वगैरह कराते हैं, तो उस समय में कागज पे नहीं लिख करके कॉपर की प्लेट पर लिख करके ब्राह्मणों को दिया जाता था। विच वर गिवन, जो कि दी जाती थी, टू दोज, उन लोगों को, हु रिसीव्ड द लैंड, जो लैंड को रिसीव करते थे, जो धरती या जमीन को प्राप्त करते थे, जो लेने वाले होते थे जमीन को, ब्राह्मण वगैरह, उनको वो कॉपर की प्लेट दी जाती थी, लिख के दी जाती थी कि भाई इतनी जमीन फलां राजा ने इस आदमी को दी है आज। तो इस तरह की कॉपर प्लेटें भी देखिए मिलती है। ये देखो कॉपर की प्लेटें, इनके बारे में भी हम पढ़ेंगे। कॉपर की प्लेटें अभी भी है ऐसी कॉपर की प्लेटें। तो अपना हो गया है, टाइम इज ओवर ऑफ टुडेज वीडियो डियर स्टूडेंट्स। वी विल स्टडी द रेस्ट ऑफ पार्ट ऑफ द लेसन इन आवर नेक्स्ट वीडियो। अगले वीडियो में हम इससे आगे की स्टडी करेंगे। सी यू एंड बाय।